में जाएगा, या किस प्रकार से मुख के द्वारा, आहार नली के द्वारा हमारे आमाशय में जाने के पश्चात में उसका पाचन होगा, पाचन के पश्चात उसका अवशोषण होगा, अवशोषण के पश्चात उसका स्वांगीकरण होगा, स्वांगीकरण के पश्चात वो मलत्याग के रूप में बाहर आ जाएगा। तो ऐसी क्या चीज़ बची है जिसे फिर से एक्सक्रिएटरी या एक्सक्रिएशन करने की ज़रूरत पड़ रही है? तो इसके लिए हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि हमने कल पढ़ा था पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन एक एंजाइम है जिसका सिक्रिएशन गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा होता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है क्या? गैस्ट्रिक जूस, जिसे जठर रस कहते हैं। पेप्सिन का वर्क क्या होता है, ये क्या कार्य करता है? तो इसका कार्य होता है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करना। अब इसके पश्चात में जो दूसरा आता है उसे कहते हैं ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम का जो रिसाव होता है, ये रिसाव हमारा होता है, जिसमें क्या कार्य होता है इसका कार्य होता है कि जो प्रोटीन है उसे पेप्टोन में कन्वर्ट करना, या जो पेप्टोन में कन्वर्ट हो चुके हैं उन्हें पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करना। और पॉलीपेप्टाइड में जो कन्वर्ट हो चुके हैं उन्हें अदर स्टेज में कन्वर्ट करने के लिए अगला हमारा जो आता है वो आता है एरिप्सिन। ये एरिप्सिन जो रिलीज होता है, देखिए पेप्सिन रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ट्रिप्सिन रिलीज होता है पैंक्रियास से, अग्नाशय से, एरिप्सिन रिलीज होता है इंटेस्टाइनल जूस से, आंतीय रस से। तो एरिप्सिन क्या काम क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड है इसे अमीनो एसिड में बदलना, वो अमीनो एसिड में बदलना। अब ये अमीनो एसिड जब बन जाता है तो अब इस अमीनो एसिड का क्या होगा? तो इस अमीनो एसिड की आगे की प्रक्रिया जो होती है वो यकृत करता है। यकृत का कार्य क्या होता है? बात करते हैं हम किसकी? लीवर की। तो लीवर का कार्य हमने कल पढ़ा था कि लीवर क्या करता है? एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, ये अमीनो एसिड को अमोनिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया में परिवर्तित होने के पश्चात ये एसिड अमोनिया में जब परिवर्तित हो जाता है तो इसके बाद में ये बनता है यूरिया, और ये यूरिया या यूरिक एसिड को हमारे शरीर के बाहर निकालने का जो कार्य है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जिसे हम कहते हैं, ये कार्य करता है किडनी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वो 4 भागों से मिलकर बनता है। इसमें क्या क्या आता है? जिसमें पहला होता है किडनी, दूसरा होता है लंग्स, तीसरा होता है हमारी त्वचा, और चौथा होता है यकृत, लीवर। ये 4 अलग अलग अंग हैं जिससे क्या होता है? शरीर के बाहर उत्सर्जन होता है, एक्सक्रिएशन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी की। तो किडनी का जो वजन होता है लगभग 150 ग्राम होता है। 150 ग्राम की हमारी किडनी होती है। गुर्दा का कुल वजन होता है 150। गुर्दा का आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के साथ गुर्दे को समझिएगा। गुर्दे 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है कॉर्टेक्स जो अपर पार्ट होता है, एक होता है मेड्यूला जो इसका इनर पार्ट होता है। अब इसके अंदर में आप देख रहे हैं ये जो लाइन बनी हुई है, ये तो मेड्यूला हो गया, इंटरनल पार्ट इसका क्या हो गया? ये मेड्यूला हो गया। मेड्यूला के अंदर तक ये जो आप लाइन देख रहे हैं, मिलियंस ऑफ, ये आपकी रेसे, या अपन कह सकते हैं मिलियंस ऑफ, यहाँ पर जो लाइनें हैं इनको कहा जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो हमारे गुर्दे की मूल और संरचनात्मक इकाई है वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। तो यहाँ आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, लाइन, यही नेफ्रॉन होती है। तो किडनी कितने भाग में डिवाइडेड है? 2 भाग में डिवाइडेड है। एक होता है हमारा कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। अब इसके बाद में जो लाइन लाइक स्ट्रक्चर
इसके जैसा होता है, जैसा मैंने इसमें बनाया हुआ है। और ये जो बाउमेन कैप्सूल है, इसके अंदर पतली पतली नसें होती हैं बहुत सारी, जिसे ग्लूमेरस कहा जाता है। तो फिर से किडनी दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर पार्ट कॉर्टेक्स है, इनर पार्ट मेड्यूला है। इसमें ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। इसका आकार होता है, इसके अंदर में एक बाउमेन कैप्सूल उपस्थित होता है। इस बाउमेन कैप्सूल के अंदर बहुत पतली पतली नसें होती हैं, जिसे ग्लूमेरस कहा जाता है। अब ग्लूमेरस जो होता है, इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें दो प्रकार की नसें होती है, एक होता है अफेरेंट आर्टरियोल्स, एक होता है इफेरेंट आर्टरियोल्स। तो ग्लूमेरस के अंदर दो प्रकार की नसें हैं, एक है अफेरेंट और एक है इफेरेंट। तो इनमें अंतर क्या है? दो प्रकार की नसें। आप ये एरो पे ध्यान दीजिएगा, ये जो एरो बना हुआ है अंदर की तरफ जाता हुआ बना हुआ है, मतलब जो अफेरेंट आर्टरियोल्स होगा वो जितना भी प्यूरिफाइड करना होगा, सॉरी लेट मी करेक्ट, जो किडनी होता है इसमें फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो किडनी में किसका फिल्ट्रेशन होता है? तो किडनी में फिल्ट्रेशन होता है ब्लड के प्लाज्मा वाले भाग। ब्लड का दो पार्ट होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड कार्पुलस होती है। तो जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, जो 60% पोर्शन कवर करता है, इसका प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? किडनी में होता है। तो किडनी में कहाँ होता है? किडनी में नेफ्रॉन के अंदर उपस्थित होता है बाउमेन कैप्सूल, बाउमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लूमेरस, और ग्लूमेरस के अंदर दो प्रकार की नसें होती हैं, एक अफेरेंट होती है, एक इफेरेंट होती है। अफेरेंट का काम होता है कि अनप्योर ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट को लेकर कहाँ आता है? बाउमेन कैप्सूल में लेकर आता है। और यहाँ से जब प्यूरिफिकेशन हो जाता है, तो प्यूरिफाइड होने के बाद में यहाँ पर जो इफेरेंट नर्व होती है या इफेरेंट आपका आर्टरियोल्स होती है, ये फिर से प्यूरिफाइड ब्लड को ले जाती है बाहर, और ये प्यूरिफाइड ब्लड को नेफ्रॉन एब्जॉर्ब करके ब्लड में फिर से मिला देता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम 1 मिनट की बात करें, तो पर मिनट 125 ml ब्लड प्यूरिफाइड होता है। तो अगर हम एक दिन की बात करें, 24 घंटे की बात करें, तो यदि 1 मिनट में 125 ml ब्लड पंप आउट होता है, सॉरी पंप आउट नहीं, प्यूरिफाइड होता है, तो यहाँ पर आपके 24 घंटे में लगभग 180 लीटर आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट में आपका 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 125 × 60 करिएगा, और यहाँ पर 1 घंटे में कितने हो रहे हैं, तो 24 घंटे में कितने होंगे उससे मल्टीप्लाई, मतलब आपको क्या करना है? 125 × 60 × 24। इसको आप करोगे, फिर उसे लीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये मिलीलीटर में है, तो आपका आ जाएगा 180 लीटर 24 घंटे में। तो 24 घंटे में किडनी कितना ब्लड प्यूरिफाई करती है? तो वो प्यूरिफाई करती है 180 लीटर ब्लड का प्लाज्मा वाला भाग, जिसमें 90% वाटर होता है। अब ये प्यूरिफाइड हो गया 100 लीटर, यहाँ 180 लीटर यहाँ पर क्या हो गया? प्यूरिफाइड ब्लड का पार्ट हो गया, जिसमें 1.46 लीटर हम डेली यूरिन के फॉर्मेशन कर हमारी बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर या यूरिया को बाहर निकाल देते हैं। तो इस पूरी चीज में हमें कई सारी चीजें पता चली। किडनी जिसका जो वजन होता है 150 ग्राम होता है, इसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स मेड्यूला होता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मेंशन है रेनल आर्टरी और रेनल वेन। जैसे कि मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताया था, पूरी बॉडी का अनप्योर ब्लड वेन्स कैरी करती है, शीरा कैरी करती है, और शीरा पूरा हार्ट में लेकर जाती है, और प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में लाने का काम आर्टरीज करती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि आर्टरीज क्या करेगी? पूरी बॉडी का जो प्यूरिफाइड ब्लड है, जो वो हर ऑर्गन तक पहुंचाती है, हर सेल तक पहुंचाती है, सेल तक पहुंचाती है तो वो ऊतक तक पहुंचता है, टिश्यू तक पहुंचता है, टिश्यू से वो ऑर्गन तक पहुंचता है। तो यहाँ पर जो आर्टरीज है, ये क्या करेगी? जितना भी प्यूरिफाइड ब्लड है उसे कहाँ लेकर आ रही है? इस ऑर्गन में लेकर आ रही है, जिसको ये यूटिलाइज कर सकता है अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए, ये ऑर्गन। तो यहाँ पर वेन्स क्या करेगी? इस ऑर्गन का जो अनप्यूरिफाइड
इसे नरिशमेंट के लिए, सेल को नरिशमेंट के लिए ब्लड कंप्लीटली ज़रूरत होती है, सिर्फ ब्लड का प्लाज्मा वाले भाग की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पर भी ब्लड आता है, लेकिन लेकर आने का काम कौन करती है? धमनी करती है। और यहाँ से इम्प्योर ब्लड ले जाने का काम कौन करती है? शिरा करती है। इन दोनों का कार्य अफेरेंट आर्टरियोल्स और इफेरेंट आर्टरियोल्स से बिल्कुल भी डिफरेंट है। इनका काम होता है पूरी बॉडी में जिस तरीके से ब्लड सप्लाई आर्टरी करती है, तो किडनी पर भी ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन आर्टरीज यदि किडनी पे ब्लड सप्लाई करेगी वो भाग को रेनल कहा जाता है, और जो यहाँ से ब्लड लेकर जाएगी उस वेन का नाम रेनल होता है। आप इससे ये काम समझ सकते हैं कि पहले अगर हम इतिहास में देखते थे तो जो कुम्हार होते थे वो कुम्हार, उनकी जाति क्यों पड़ती थी? क्योंकि उनका कर्म वैसा होता था, वो कुम्हारी करते थे, घड़े बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो जितने भी व्यक्तित्व होते थे उनके नाम के पीछे उनका कार्य संबोधित हो जाता था, मतलब उनके कार्य से उन्हें संबोधित किया जाता था। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आर्टरीज क्या है? प्यूरिफाइड ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाना, लेकिन जब वो आर्टरीज स्पेसिफिकली किडनी पर आती है तो उसका नाम रेनल आर्टरी हो जाता है, और जो वो वेन्स स्पेसिफिकली किडनी से ब्लड लेकर जाती है उसका नाम रेनल हो जाता है। अगर इसी केस में हम देखते हैं कि लीवर को जो प्यूरिफाइड ब्लड देता है उसे कहा जाता है हेपेटिक आर्टरी, और जो लीवर से क्या करता है? इम्प्यूरिफाइड ब्लड को ले जाता है उसे हेपेटिक वेन कहा जाता है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर रेनल है वहां पर यहाँ पर ये हेपेटिक है। और हेपेटिक से याद रखिएगा कि जो लीवर होता है, जब लीवर क्या करता है? लीवर करता है, हाँ, लीवर की स्टडी को भी क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। देखिए किस प्रकार से कनेक्शन है। इसमें आने वाली आर्टरीज हेपेटिक आर्टरीज हैं, इससे ब्लड ले जाने वाली वेन्स हेपेटिक वेन्स हैं। ये जब यूरिया का फॉर्मेशन कर देता है तो उसे वो सेव करके कहाँ रखता है? जब ये क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो ब्लड से वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना के कहाँ स्टोर करता है? हेपेटिक सेल में। ठीक है, तो ये जो हेपेटिक सेल है, फिर दूसरा यहाँ हेपेटिक आर्टरीज, हेपेटिक आपकी यहाँ वेन्स, तो ये यहाँ पर हेपेटिक वर्ड बार बार आ रहा है, मतलब यहाँ पर आपको याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर हेपेटिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो यकृत से संबंधित है, क्योंकि हेपेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? यकृत का अध्ययन होता है। और नेफ्रॉन संबंधित है किडनी से, तो नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। इस प्रकार से किडनी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करने वाली दो जो आपकी नर्व्स हैं वो अफेरेंट और इफेरेंट नर्व्स हैं। अफेरेंट इम्प्योर प्लाज्मा ब्लड लेकर आती है बाउमैन कैप्सूल में जो नेफ्रॉन का पार्ट है। इफेरेंट क्या करती है? प्यूरिफाइड ब्लड को नेफ्रॉन से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। इसमें आपका नेफ्रॉन एब्जॉर्ब कर लेती है, सेल एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसमें आपका यूरिन के थ्रू यूरिया भी बाहर निकल जाता है। तो किडनी ने ही एक्सक्रीशन किया। तो किडनी का एक्सक्रीशन आप अगर आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जिस प्रकार से सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। यदि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आप स्लो करके स्पीड या बैक करके बार बार देख सकते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा किडनी कंप्लीट हो गया है, तो अब इसके बाद हम अगले को पूरा कंप्लीट करते हैं। अच्छा, किडनी की इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्टोन, जो पथरी होती है किडनी में, तो उसके होने का कारण क्या होता है? जब लोग बहुत कम पानी पीते हैं, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है उनके शरीर में, वो पानी अच्छे से नहीं पी रहे हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इस दौरान पे उनको क्या होने का डर होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्यतः ये है जो पानी बहुत कम पीते हैं, तो यहाँ से पथरी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर पथरी जो होती है एक्चुअली होती क्या है? जैसे कि बात करें कैल्शियम ऑक्सालेट, कैल्शियम ऑक्सालेट, तो ये क्या होती है? पथरी, जो हमारी बॉडी के अंदर में किडनी के पास में जो फॉर्म होती है पथरी, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सालेट। इस पथरी के फॉर्मेशन का मुख्य कारण ये है कि हम पानी
फॉर्मूला होता है C5H4N4O3 और सोडियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला होता है Na2C2O4। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड के फॉर्मूले इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि जो किडनी में पथरी बनती है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक है हमारा लंग्स, फेफड़े। तो फेफड़े कैसे एक्सक्रिएशन करते हैं? पहले तो अपन इजी चीजें देख लेते हैं। CO2 का एक्सक्रिएशन करता है ना, अपन एक्सहेल करते हैं। दूसरा ये करता है वाटर वेपर का। अच्छा, वाटर वेपर कहाँ से आ रहे हैं? ज्यादातर आप देखते हैं कि जो बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं वो क्या नहीं खाते? लहसुन प्याज। क्यों नहीं खाते? ये तामसिक भोजन है। क्यों है ये तामसिक? क्योंकि लहसुन, प्याज, ये जो अदरक, ये सारे मसाले जो होते हैं इनमें वेपर होता है और इन्हें खाने के बाद में इन्हें पचाने के लिए इन्हें हमारे स्टमक में नहीं जाना होता। इनका पाचन हमारे फेफड़ों से ही होता है। इन्हें वेपर के फॉर्मेशन में होकर ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकलते हैं। देखिए कई सारी चीजें हमें ऐसी पता चलती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, लेकिन बायोलॉजी पढ़ते समय हमें कई सारी चीज़ों का पता चलता है यदि हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने फेफड़े की बात की, तो ये क्या काम करता है? एक तो CO2 बाहर निकालते हैं और दूसरा वाटर वेपर बाहर निकालते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो रहा है? एक्सक्रिएशन हो रहा है। बात करते हैं स्किन की। अच्छा, स्किन के टाइप कैसे होते हैं? किन्हीं की ऑयली स्किन होती है, ठंड में उनके लिए बहुत सही रहता है, कोई उन्हें कुछ भी फेस में यूज नहीं करेंगे फिर भी उनकी स्किन ऑयली रहेगी। लेकिन जिनकी स्किन ड्राई होती है उन्हें क्रीम लगाना पड़ता है ना अपनी स्किन को सही रखने के लिए। अच्छा, स्किन से याद आया, स्किन की स्टडी को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्किन की स्टडी को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लंग्स है, हमने लंग्स क्लियर कर लिया। स्किन में दो प्रकार की ग्लैंड होती है। एक होती है हमारी ऑयल ग्लैंड और एक होती है स्वेट ग्लैंड। तो ऑयल ग्लैंड जो हमारे शरीर में ऑयल का रिसाव होता है उसके लिए ग्रंथि बनी हुई जिसे तेल ग्रंथि कहा जाता है। और किसका ये रिसाव करती है? सेबम का। देखिए कई सारे फैक्ट हैं, प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो तेल ग्रंथि होती है इससे निकलने वाला जो एंजाइम है वो क्या है? सेबम एंजाइम कह रहे हैं आप। जिसके रिसाव या जिस जूस का रिसाव करता है, सॉरी एंजाइम नहीं होगा, जिस जूस का रिसाव करता है उसे सेबम कहते हैं। और स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि, किसका रिसाव करेगी? पसीना। तो ये भी क्या कर रही है? एक प्रकार का ये भी एक्सक्रिएशन कर रही है, बॉडी के बाहर चीज निकाल रही है, इसलिए एक्सक्रिएटरी सिस्टम में इंक्लूडेड होती है। फिर हम आते हैं लीवर। तो लीवर क्या काम करता है? मैंने बताया। यकृत का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यकृत जो होता है इसका वजन 1.5 से 2 किलो तक होता है। तीसरा, यकृत क्या करता है? यकृत अमीनो एसिड को डीअमीनेशन प्रोसेस से अमोनिया में कन्वर्ट करता है। फिर अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद इसे यूरिया में कन्वर्ट करता है या यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। चौथा, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू बढ़ जाने पर, ये इसे कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और इसे सेव करता है हेपेटिक सेल में। फिर ये 4 कार्य हो गए इसके। पांचवा है जब प्रोटीन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। एस्पिरेशन इसी से संबंधित है, तीसरे पॉइंट से, कि अमोनिया को यूरिया बनाता है जिसके कारण से यूरिया का एक्सक्रिएशन हो पाता है। तो इसका भी पार्टिसिपेशन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में हो जाता है। फिर कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू जब कम होती है तो ये क्या करता है? प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। यदि किसी व्यक्ति की जो मृत्यु होती है जहर खाने से होती है तो उसका भी पता लीवर यकृत से चलता है। यकृत हमारी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करता है। यकृत और भी बहुत सारे कार्य करता है, प्रोटीन का रिसाव करता है, फिब्रिनोजन, हेपारिन, फिर
फिब्रिनोजन जो ब्लड क्लॉटिंग कराता है, हेपरिन जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमने देता है। इस प्रकार से आज का लेक्चर मैं खत्म करती हूँ। एस्पिरेटरी सिस्टम मैंने कम्प्लीटली आपको समझा दिया है।